उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था, उसकी द्विविमीय त्रिविमीय संरचनाओं के बारे में भी हमने पढ़ा था। और द्विविमीय त्रिविमीय संरचनाओं के साथ साथ हमने उनकी संरचनाओं के भी बारे में पढ़ा था। संरचनाएं उनकी कैसे होती हैं, काय केंद्रीय, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, इनके बारे में हमने सब पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है रिक्तिकाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? तो रिक्तिकाओं के बारे में। तो आइए देखते हैं रिक्तिका। रिक्तिका क्या कहलाती है, इसकी परिभाषा क्या बताएंगे? तो देखिए इसमें रिक्तियां, रिक्तिका की परिभाषा क्या होता है? जैसे हमने क्रिस्टल जालकों के बारे में पढ़ा था, क्रिस्टल अवयवों के बारे में पढ़ा था कि जैसे कोई आपका एक क्रिस्टल है, ये अर्थात इनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका या रिक्तियां कहते हैं। ठीक है। किसी भी परिभाषा क्या बताएंगे इसकी? किसी भी क्रिस्टल के रचक अवयवों के मध्य या अणुओं के मध्य बनने वाले रिक्त स्थान को, किसी भी क्रिस्टल रचक अवयव अणुओं के मध्य बनने वाले रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। देखो क्या बताओगे? किसी भी क्रिस्टल के रचक अवयवों के मध्य के मध्य बनने वाले रिक्त स्थान को रिक्तियां कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि आपका कोई एक क्रिस्टल, देखिए जैसे ये आपका एक क्रिस्टलीय अणु है, ठीक। अब इसके बीच यहां पर ये जो रिक्त स्थान बच रहा है, ये क्या कहलाएगी? आपकी रिक्तिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिक्तियां। ठीक है। अर्थात किसी भी क्रिस्टल जालकों के मध्य बने रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं? आपकी रिक्तिका कहते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? रिक्तियां 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। पहली क्या बताएंगे? जैसे पहली समचतुष्फल की और दूसरी क्या कहलाएगी? आपकी अष्टफल की कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पहली समचतुष्फल की, दूसरा अष्टफल की। तो पहला देखिए चतुष्फल की, और दूसरा क्या कहलाएगी? अष्टफल की। ये आपकी 2 तरह की रिक्तिकाएं होती हैं। तो जब हम एकल परत की संरचना में देखते हैं, क्रिस्टलों की एकल संरचना में, तो जो आपकी एकल संरचनाओं में बनेगी, ये कैसी कहलाएगी? समचतुष्फल की कहलाएगी। समचतुष्फल की अर्थात इसके अंदर आप एक और सर्कल रख देंगे तो इसकी कुछ ऐसे संरचना दिखाई देगी। अर्थात अगर हम इसकी संरचना देखें तो ऐसे ये, अर्थात इसकी संरचना ऐसी दिखाई देगी। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी समचतुष्फल की संरचना कहलाएगी। रिक्तिका कहलाएगी। कैसे कहलाएगी? समचतुष्फल की रिक्तिका। इनकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 4 होगी। इनकी समन्वय संख्या कितनी होगी? आपकी
समन्वय संख्या इसकी कितनी होती है? 4 संख्या 4 होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 4। इसी प्रकार आयतफल की जब एक क्रिस्टलीय परत के ऊपरी भाग पर, इसके ऊपर हम क्या करते हैं और एक क्रिस्टल जालक या एक परत और दर्शा दें। जैसे देखो ये और ये, तो इनके बीच में अगर जैसे हमने ये 2 क्रिस्टल लिए, ठीक है, एक तो इसके बीच ये संरचना बन गई, एक और ये हमने 2 लिए और दोनों को क्या कर लिया, एक साथ एक के ऊपर एक रख दिया। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि हमें ये 3 मार्कर लिए, कितने मार्कर? हम ये 3 मार्कर ले रखे हैं और इसमें ये जो बीच का रिक्त स्थान बच रहा है वो क्या कहलाएगी? आपकी रिक्तिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिक्तिका। अब इसके इस पार भी एक मॉलिक्यूल रख दे तो ये क्या होगा? आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके बीच जो संरचना बनेगी वो कैसी होगी? चतुष्फल की। अब इसी प्रकार की संरचना एक और इसके ऊपर रख दी जाए, जैसा कि ये इसको उठा करके या इसके ऊपर, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए। ऊपर रखोगे तो इसके बीच जो संरचनाएं बनेंगी कैसे बनेगी? जो इनके बीच संरचनाएं बनेंगी, अगर हम बात करें ऐसे ये, तो इनके बीच जो संरचनाएं बनेगी वो कैसी होंगी? आपकी अष्टफलकीय होंगी। यहां पर जो संरचना बनेगी वो कैसी होगी? अष्टफलकीय होगी। कैसी होगी? अष्टफलकीय। और इनकी समन्वय संख्या, समन्वय संख्या 6 होगी। जैसा कि हमने समन्वय संख्या का सूत्र निकालना पड़ा था कि आपका समन्वय संख्या बराबर समन्वय संख्या बराबर क्या पड़ा था? धन आयनों की संख्या, धन आयनों की संख्या बटे ऋण आयनों की संख्या, ऋण आयनों की संख्या, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? त्रिज्या अनुपात भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? त्रिज्या अनुपात भी कह सकते हैं। त्रिज्या अनुपात बराबर R पॉजिटिव आयन और R नेगेटिव। इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं? समन्वय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, तो इतना आप करिए, ठीक है। ये आपकी क्या कहला जाएगी? त्रिज्याएं कहला जाएगी, ठीक है। अब उसके आगे हमको पढ़ना है, देखिए जैसे कि हमने पढ़ा रिक्तिका के बारे में, तो रिक्तिका के आगे हमको पढ़ना है ठोसों में अपूर्णता। ठोसों में अपूर्णता, ठीक। क्या पढ़ना है हमको? ठोसों में अपूर्णता के बारे में पढ़ना है। तो ठोसों में अपूर्णता की परिभाषा क्या बताओगे? ठोसों में अपूर्णता क्या कहलाती है? अर्थात किसी भी क्रिस्टल के रचक इकाई या अवयव, कोष्ठक में जैसे अणु, आयन, परमाणु इकाई का अपने निश्चित स्थान से
विस्थापित हो जाना, विस्थापित हो जाना, हो जाना, ठोसों में हो जाना ही ठोसों में अपूर्णता, अपूर्णता कहलाती है, कहलाती है। यह केवल ताप बढ़ाने पर होता है। कब होता है? जब इसमें किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाएगा तो उसके अणु क्या हो जाएंगे, निकल के विस्थापित हो जाएंगे या हट जाएंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठोसों में अपूर्णता कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोसों में। यह कब संभव है? ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर संभव है। ठीक है, ये कब संभव है? केवल ताप बढ़ाने पर। ताप बढ़ाएंगे तो किसी भी ठोस पदार्थ के अणु क्या होंगे, अपने उचित स्थान से निकल करके विस्थापित हो जाएंगे। उसे हम क्या कहेंगे? ठोसों में अपूर्णता। यह दो प्रकार की होती है। यह कितने प्रकार की होती है? यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। पहला क्या बताओगे इसमें? जैसे आपका इलेक्ट्रॉन दोष, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन दोष, इलेक्ट्रॉन दोष। और दूसरा क्या कहलाता है आपका? बिंदु दोष। क्या कहलाएगा? बिंदु दोष। ठीक, तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। अर्थात क्रिस्टलों में अपूर्णता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन दोष और बिंदु दोष। ये आपकी दो प्रकार की अपूर्णता कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन दोष की परिभाषा देखिए। इलेक्ट्रॉन दोष किसे कहेंगे? किसी भी क्रिस्टल के क्रिस्टल में से इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होना या निकल जाना क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रॉन दोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन दोष कहलाता है। ठीक है, बन जाएगा इतना। तो इलेक्ट्रॉन दोष की परिभाषा क्या बताओगे? किसी भी क्रिस्टल में से इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होना या निकल जाना क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रॉन दोष कहलाता है। ठीक, इतना बता सकते हैं आप। अब इलेक्ट्रॉन दोष के बाद आपका आता है दूसरा बिंदु दोष। क्या आएगा? बिंदु दोष। तो आइए बिंदु दोष, इसकी परिभाषा देखते हैं। बिंदु दोष किसे कहेंगे? बिंदु दोष की परिभाषा क्या होगी? तो किसी भी क्रिस्टल में से परमाणु अणु का या अणुओं का, किसी भी क्रिस्टल में से परमाणु या अणुओं का निकल जाना बिंदु दोष कहलाता है। बिंदु दोष कहलाता है। ये परिभाषा बता सकते हैं। अब यह भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। यह इसे निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। इसे निम्नलिखित भागों में
भागों में बांटा गया है पहला क्या कहलाएगा आपका रसस्मीकरण मितीय दोष मिति दोष कहलाएगा। दूसरा देखो अरसस्मीकरण मिति दोष मितीय दोष। और तीसरा क्या कहलाएगा आपका अशुद्धि दोष ये आपके इनके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहला आता है आपका रसस्मीकरण मिति दोष। तो रसस्मीकरण मिति दोष भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो देखिए इसमें रसस्मीकरण मिति दोष के बारे में इसकी पहली परिभाषा जानते हैं कि रसस्मीकरण मिति दोष किसे कहेंगे। तो रसस्मीकरण मिति दोष की परिभाषा क्या बताओगे? ऐसे क्रिस्टल जिनके रचक अवयव के अणु परमाणु का क्या होना विस्थापित होना किंतु उनकी संरचना में कोई परिवर्तन ना होना, वो क्या कहलाता है आपका रसस्मीकरण मिति दोष कहलाता है। अर्थात ऐसे क्रिस्टल या इनके रचक अवयव रचक इकाई का परिवर्तन किंतु इनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे रसस्मीकरण मिति दोष कहते हैं। ठीक, तो ऐसे क्रिस्टल जालक जिनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन उनके रचक अवयवों में क्या होता है परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं रसस्मीकरण मिति दोष कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें ऐसे क्रिस्टल जिनके रचक अवयवों का विस्थापित हो जाना किंतु उनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना, वो क्या कहलाएगा आपका रसस्मीकरण मिति दोष कहलाएगा। अब यह भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। यह 2 प्रकार का होता है। रसस्मीकरण मिति दोष 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला क्या बताएंगे आपका रिक्त स्थान दोष और दूसरा क्या कहलाएगा आपका अंतराकाशी दोष। ये 2 प्रकार के। तो आइए रिक्त स्थान दोष के बारे में जानते हैं। ऐसे क्रिस्टल जिनके रचक अवयव के आयन परमाणु या अणु का विस्थापित हो जाना क्या कहलाता है रिक्त स्थान दोष कहलाता है। मान लो जैसे कोई एक क्रिस्टल है, इसके कुछ अणु परमाणु क्या हो गए निकल गए तो ये
स्थान क्या कहलाएगा आपका? रिक्त स्थान दोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिक्त स्थान दोष। क्या कहलाएगा बच्चों? रिक्त स्थान दोष। अब रिक्त स्थान दोष में क्या होगा? स्वाभाविक है, जब कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे तो इनका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इनका अर्थात रिक्त स्थान दोष में क्रिस्टलों का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अर्थात इसकी परिभाषा देखें, किसी भी क्रिस्टल से उनके अणु व परमाणु के कुछ अवयव विस्थापित हो जाते हैं, जिससे उत्पन्न रिक्त स्थान को रिक्त स्थान दोष कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा आता है आपका अंतराकाशीय रिक्त स्थान, अंतराकाशीय दोष। तो देखो इसमें अंतराकाशीय दोष। इसकी परिभाषा क्या बताओगे? अंतराकाशीय दोष ऐसे क्रिस्टल जिनमें कुछ अणु परमाणु अंतराकाशीय रिक्तिका पर, या क्या बताएंगे, ऐसे क्रिस्टल जालक जिनके अंतराकाशीय रिक्त स्थान पर कुछ अतिरिक्त अणु परमाणु आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अंतराकाशीय स्थान दोष कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई आपकी क्रिस्टल एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, इसमें कुछ अणु आकर के आ गए, जैसे एक अणु यहां आ गया, एक अणु यहां आ गया, एक अणु यहां। ठीक, तो ये क्या कहला जाएंगे? आपके जितने अणु थे उतने तो उपस्थित थे, लेकिन साथ में कुछ और एक्स्ट्रा अणु आकर के बैठे। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सीट है, एक सीट में दो लोग की बैठने का स्थान है, लेकिन एक और आकर के उसमें बैठ गया, तो ये क्या हो गया? अंतराकाशीय दोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतराकाशीय दोष। अंतराकाशीय दोष। ठीक, तो ये हो जाएगा अंतराकाशीय दोष। अंतराकाशीय दोष के बाद अब स्वाभाविक है, जब इसमें कुछ क्रिस्टल आ रहे हैं तो इनका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अंतराकाशीय दोष के में क्रिस्टलों का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और इसमें क्रिस्टलों का घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घनत्व घट जाएगा इनका, और इनका घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना बता सकते हैं। इसके बाद आपका है आणिक ठोसों पर रसस्मीकरण मिति दोष। आणिक ठोसों पर रसस्मीकरण मिति दोष। तो देखिए इसमें आणिक ठोसों पर आणिक ठोसों पर रसस्मीकरण मिति दोष।
तो इसमें हमने जैसे पढ़ा था ऐसे क्रिस्टल जो या ऐसे क्रिस्टल जालक जो आपके क्या होते हैं आयनों से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके आयनिक ठोस कहलाते हैं। तो अब हमको देखना आयनिक ठोसों का रसस्थलीकरण विधि दोष। तो ये इसमें ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? आयनिक ठोसों में यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। ठीक, देखिए इसमें कौन कौन सा आएगा? आपका स्ट्रोकी दोष आएगा और दूसरा क्या आएगा? फ्रेंकल दोष आएगा। तो देखिए इसमें शॉटकी दोष और दूसरा आता आपका फ्रेंकल दोष। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि शॉटकी दोष क्या कहलाएगा और आपका फ्रेंकल दोष क्या कहलाएगा। इनकी परिभाषा जाने कि शॉटकी दोष की परिभाषा क्या बताएंगे और फ्रेंकल दोष की परिभाषा क्या बताएंगे। तो जैसे आपने अंतरा रिक्त स्थान दोष पढ़ा सेम उसी प्रकार शॉटकी दोष में क्या बताओगे? किसी भी आयनिक क्रिस्टल में धन आयनों क्रिस्टल में आयनों जैसे क्रिस्टल में धन आयनों ये धन आयनों लिख सकते हो, धन आयनों व ऋण आयनों की निश्चित मात्रा निश्चित संख्या में निकल जाना या विस्थापित हो जाना, निकल जाना ही आपका शॉटकी दोष कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल देखें, उदाहरण क्या, जैसे क्या बताओगे? जैसे हमारा ये कोई क्रिस्टल है, क्या है? एक क्रिस्टल है। अब इसमें क्या है? आपके अणु परमाणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। हमने एक और दर्शा लिया, ठीक है। ये आपके अणु क्या है? एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। अब चूंकि हम ये क्रिस्टलाइन अर्थात आयनिक पढ़ रहे थे, क्या होंगे? धनावेशित ऋणावेशित होंगे, ठीक है। तो धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन और ऋणायन धनायन। तो जैसे ये आपके क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपके आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। ये आपके आयनिक क्रिस्टल। अब इनमें से एक धन आयन और एक ऋण आयन का क्या हो जाना? निकल जाना। निश्चित संख्या में जितने धन आयन निकलेंगे उतने ऋण आयन भी निकलेंगे। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? आपका क्या कहेंगे? शॉटकी दोष कहेंगे। क्या कहेंगे? शॉटकी दोष। और दूसरा क्या बताओगे? फ्रेंकल दोष की परिभाषा। फ्रेंकल दोष ऐसे क्रिस्टल जिनके
रचक अभ्यंजन आयन या ऋण आयन अपने उचित स्थान से निकलकर अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैंकल डोज कहते हैं। तो देखिए इसमें अब जैसे सारकी उदाहरण क्या बताएंगे सारकी डोज के एग्जांपल, जैसे आपका क्या हो जाएगा NaCl, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, AgBr, ये किसके हो जाएंगे? आपके सारकी डोज के उदाहरण है। और इसमें क्या हो जाएगा? घनत्व कम हो जाएगा, अतः सारकी डोज में क्रिस्टलों का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो फ्रैंकल डोज की अगर हम देखें फ्रैंकल डोज में, तो फ्रैंकल डोज में क्या होगा? जैसे आपके धन आयन और ऋण आयन एक क्रम में व्यवस्थित है। ठीक, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन ऋणायन धनायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन। अब इनमें से कोई एक अणु आपका क्या हो जाए? निकल के बाहर आ जाए। जैसे यहाँ पर एक धन आयन निकल के कहां चला जाए? आपका यहां आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा? आपका फ्रैंकल डोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका फ्रैंकल डोज, फ्रैंकल डोज। ठीक, इनमें क्रिस्टलों का घनत्व क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। क्रिस्टलों का घनत्व कैसा होगा? अपरिवर्तित होगा, इतना बता सकते हो। और इसके उदाहरण जैसे ZnS, ठीक, आपका सिल्वर AgI, सिल्वर आयोडाइड AgBr एक्सेट्रा, ये आपके उदाहरण है। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका। इसमें से इस बार ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे, सही जोड़ी में इसके उदाहरण पूछे गए थे, तो ध्यान रखिएगा ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव आना है, तो आप छोटी छोटी चीजों को जितना हो सके उतना पढ़ें और ग्रुप रीड करें। और जो चीज नहीं समझ में आती है आप उसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसे पूछ सकते हैं। और अच्छा वीडियो लगा हो तो आप उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपको वो वीडियो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के रूप में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे कि इसके कितने और आगे कितनी संरचना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस माय वीडियो।